इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या बाउंड्री डिस्प्यूट आता है या ट्रेड आता है? अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 में हुआ। फिर आता होगा गलवान क्लैश। फिर उसके बाद आता होगा जो एलएसी पे स्टैंड ऑफ हुआ, वो आता होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंडिया और चाइना के बीच इतने सारे इश्यूज हैं, फिर भी इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव क्यों हो रहा है? आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में स्वागत है। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी फीडबैक आईएएस से करना चाहते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इनरिच है, जो यूपीएससी की 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और चलिए हम चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और आज डेट क्या हो रही है, हम कौन सी डेट का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज जो डेट हो रही है 24 सितंबर हो रही है। कितना? 24 सितंबर का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं डेली आपको बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स का रूल क्या है। हम यूपीएससी की बात करते हैं या फिर हम अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाली करंट अफेयर से यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, आपको स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना होगा। लेकिन करंट अफेयर काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। अगर आप 17% जो क्वेश्चन देखेंगे, चाहे आप प्रीलिम्स के देखेंगे चाहे आप मेंस के देखेंगे, जो 17% जो क्वेश्चन है कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्किप ना करें और करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। एट लीस्ट 18 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर द एंटरिंग प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप करंट अफेयर्स को स्किप ना करें। चलिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। हम जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालाइज करते हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, वो प्रीलिम्स के लिए भी होता है और दोस्तों वो मेंस के लिए भी होता है। तो हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैंने जैसे बताया, हमारा जो पहला आर्टिकल है, हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया और जो चाइना का टाइज है वो इम्प्रूव क्यों हो रहा है। और इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम गलवान क्लैश की बात करते हैं जो अर्लियर हुआ, डोकलाम हुआ, और जो अभी तक जो इशू जो सॉल्व नहीं हुआ है वो है एलएसी एस्केलेशन। तो अभी तक एलएसी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, फिर भी इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिए। और इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसके ऊपर हमेशा मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप मेंस में अच्छे नंबर फैच कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। जब आप अच्छे नंबर ला पाएंगे तो आपकी रैंक भी इम्प्रूव होगी। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस नहीं करना है दोस्तों। हम दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से, और हम जो आर्टिकल ले रहे हैं वो इधर उधर के आर्टिकल नहीं ले रहे हैं। हम जो आर्टिकल ले रहे हैं जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ सकता है जो टॉपिक, हम वही, और हम सिलेबस से लिंक करके पढ़ाते हैं। हम ऐसा ही नहीं है कोई भी टॉपिक लेते हैं, जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, जो सिलेबस में
मेंशन किया हुआ है, हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वुमेन को क्या सौगात दी है? उन्होंने वुमेन को ट्रांसफर किए 7,500 करोड़, मतलब 75 लाख जो वुमेन है, जो 75 लाख जो वुमेन है, उनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार के अंदर हर महिला को 10,000 रुपये ट्रांसफर करिए। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। कौन सी है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 75 लाख वुमेन को, हर वुमेन को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए। हम जो ये स्कीम है इसको डिटेल में समझेंगे और ये यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। एक तो ये जो टॉपिक होता है जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें स्कीम्स के बारे में दिया है, वेलफेयर के बारे में दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रीलिम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, इवन आप 2017 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी क्या कर रहा है, कम से कम 18 मंथ का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आपने लास्ट 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करके गए और आप सोच रहे हैं कि मेरा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं या वो मिस नहीं होंगे। डेफिनेटली मिस होगा, बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड है कि लास्ट मिनिमम 2 ईयर्स का आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर होना चाहिए। मान लीजिए आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आपको हाईलाइट पता होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर्स में करंट अफेयर्स में क्या हाईलाइट हुई है, और आपने उसको करंट अफेयर्स को अपने सिलेबस के साथ कैसे लिंक किया, ये आपको पता होना चाहिए। और आज का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जैसे पता होगा COP30 होने वाली है, कहाँ पर? ब्राज़ील में होने वाली है। उससे पहले इंडिया क्या कर रहा है? एनडीसी सबमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिया विल सबमिट द अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा जो एनडीसी है वो सबमिट करेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एनडीसी और इंडिया ने क्या अचीवमेंट किया है एनडीसी में, कहाँ कहाँ लैग है और कहाँ कहाँ अचीवमेंट किया है इंडिया ने, और सारी चीज़ें देखेंगे। और ग्लोबल लेवल पर भी देखेंगे कौन कौन सी कंट्री ने एनडीसी सबमिट कर दिया है बिफोर द COP30 जो ब्राज़ील में होने वाली है। कब? अभी होने वाली है कुछ दिन में। और ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा आज का जो लास्ट आर्टिकल है, आज का लास्ट आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका आज बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज हमने जो आर्टिकल लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में, इन आर्टिकल से प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने यूपीएससी का ट्रेंड देखा है, उसके हिसाब से हम यूपीएससी के लिए जो द हिंदू से जो आर्टिकल्स हैं वो हम उसको एनालाइज करके फिर आपके सामने लाते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वही हम आपके सामने ला रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप फीडबैक आए से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत होने नहीं जा रही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। हम सारे आर्टिकल को कवर करने वाले हैं अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसमें। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा अगर आप फीडबैक आए से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, ह्यूज स्कोप फॉर इंडियन टी सेक्टर। हम आज बात करने वाले हैं टी सेक्टर की। आप लोग जैसे सुबह ही उठते होंगे तो आपको चाय चाहिए होती होगी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर टी सेक्टर कहाँ खड़ा है इंडिया का। क्या हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं? हम कौन से नंबर पर आते हैं अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करते हैं? क्या हम नंबर 1 पर आते हैं? सारी चीज़ें हम समझेंगे। या अगर हम नंबर 1 पे आते हैं तो सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री है जो टी का प्रोडक्शन कर रही है, और हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? क्या हमारी जो टी है उसकी ब्रांडिंग वैल्यू कैसी है? क्या हमारी कोई टी है उसको जीआई टैग मिला है नहीं मिला है? सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और फीडबैक आयस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और हमारा जो पहला आर्टिकल है हम वो देखने की कोशिश करते हैं। मैंने इनिशियली आपको वीडियो में पूछा कि अगर आप इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बाउंड्री डिस्प्यूट आता है या ट्रेड आता है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर मैं कहूँ सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा डोकलाम आएगा, फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएगा गलवान क्लैश आएगा, उसके बाद एलएसी स्टैंड ऑफ आएगा या एलएसी एस्केलेशन आएगा। जब इतने सारे इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, फिर भी इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव क्यों हो रहा है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हम वही समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा पिछले दिनों क्या हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने पहुंचे। कहाँ पे? चाइना में, ताइंजिन में। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस आए उसके बाद से इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हम वही समझने की कोशिश करेंगे आखिर इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप क्यों सुधर रहा है, उसका क्या रीजन है, क्या उसका रीजन यूएस भी हो सकता है? हम वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, आपको पता होगा एससीओ में मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग हुई तियानजिन में। कहाँ पर हुई? तियानजिन में हुई। और न्यू लेवल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कैसा न्यू लेवल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? उसके बाद क्या हुआ, जब मीटिंग हुई उसके बाद दोस्तों इंडिया और चाइना की जो फ्लाइट है उसको रिस्टोरेशन किया गया, वीज़ा को रिस्टोरेशन किया गया। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो काफ़ी 5 साल से वो क्या थी दोस्तों, वो बंद थी, उसको भी क्या किया गया है, उसको भी रिज्यूम कर दिया गया है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है। तो काफ़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी उतार चढ़ाव पे रहता है, उतार और चढ़ाव पे रहता है। अभी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना है? अगर हम 2025 में अभी खड़े हैं तो इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना है? आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया का चाइना का ट्रेड अभी कितना हो गया। अगर हम इंडिया और चाइना के ट्रेड की बात करते हैं 2025 में, तो 102 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 102 बिलियन डॉलर हो गया है। अगर जनवरी और अगस्त की बात करते हैं, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं इंडिया और चाइना के जो ट्रेड है, तो बायलेटरल जो ट्रेड है कितनी ग्रोथ हो गई है उसकी? 10.4% हो गई है। और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और इंडिया और चाइना की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। चाइना क्या कहता है? चाइना आखिर इंडिया के बारे में क्या कहता है? चाइना कहता है कि इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट तो है, लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट से हटकर इंडिया और चाइना को अपने रिलेशनशिप को देखना चाहिए। बाउंड्री डिस्प्यूट शुड नॉट डिफाइन टाइज। मैंने जैसे कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो हैं वो इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप अगर एससीओ की मीटिंग में देखें तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पहुंचे। अगर हम दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें चाइना पार्ट है तो इंडिया उसको क्या करती है? इंडिया उसका पार्ट बनती है। तो इंडिया चाइना ये कह रही है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, वो चाइना के टाइज और इंडिया और चाइना के टाइज को दोस्तों डिफाइन नहीं करती है। अगर हम आगे देखें, इंडिया इंस्टेड नॉर्मलसी एट बॉर्डर एंड प्री कंडीशन। इंडिया हमेशा से इंसिस्ट करती रही है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। क्या किया जाए? रिजॉल्व किया जाए। अगर हम ब्रॉडर कंटेक्ट देखें, ब्रॉडर कंटेक्ट की बात करते हैं, जैसा आपको पता होगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडिया के ऊपर कितना 50% का टैरिफ लगा दिया था और प्लस पेनल्टी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने कुछ 2 दिन पहले क्या हुआ, H1 वीज़ा की फ़ीस को हाइक कर दिया। कितना फ़ीस को हाइक कर दिया दोस्तों? $1 लाख कर दिया। कितना? $1 लाख कर दिए। जो अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कितनी फ़ी हो जाती है? 84 से 85 लाख हो जाती है। और ये काफ़ी हाई नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी ज़्यादा फ़ीस कर दिए, ये किन एप्लीकेंट के ऊपर है? न्यू एप्लीकेंट के ऊपर है, ऑलरेडी जो वहाँ पर हैं, या ओल्डर होल्डर हैं उनके ऊपर है? तो बाद में जो यूएस के जो वाशिंगटन डीसी से जवाब आता है कि ये जो है
जो न्यू एप्लीकेंट है उनके ऊपर होगी, जो ओल्डर होल्डर है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये फीस नहीं होगी। अगर मैं H1 वीज़ा पे डिस्कस करने आया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और H1 वीज़ा ही मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो यूएस ने क्या इंडिया के ऊपर टैरिफ और H1 वीज़ा की फ़ीस क्या लगा दी है, तो जिससे क्या है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना WTO में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि जो इतनी पेनल्टी और फ़ी हाई की है, तो WTO में क्या कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। अगर हम SCO की बात करते हैं, अगर हम, आपको पता होगा SCO की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पहुंचे थे, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो जो जिंग है, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया है। तो अगर हम देखें कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है, बट अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट को हटा दें तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट अलग है और टाइज अलग है, ऐसा चाइना कहती है कि बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट डिफाइन द इंडिया एंड चाइना टाइज। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव सिग्नल क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव सिग्नल इंडिया एंड चाइना। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया और चाइना क्या कर रही है, जो पीपल टू पीपल कॉन्वर्सेशन थी या पीपल टू पीपल टाइज थे, उसको रिज्यूम कर दिया गया है। कैसे, जैसे अभी यात्रा को इन्होंने क्या कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है, और वीज़ा को उन्होंने रिज्यूम कर दिया है, फ्लाइट्स को उन्होंने ओपन कर दिया है। तो जो पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे वीज़ा हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, उसको रिजम्पशन कर दिया है। और हाई लेवल जो डिप्लोमेसी है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल से क्या हुआ, इंडिया और चाइना की कोई भी डिप्लोमेसी पर बात नहीं हो रही थी या टॉक नहीं हो रही थी, सिर्फ एस्केलेशन पे बात हो रही थी। तो अब क्या है, 4 साल बाद हाई लेवल जो डिप्लोमेसी है वो हो रही है इंडिया और चाइना की। अगर हम बात करते हैं ट्रेड रिकवरी देखें दोस्तों इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है। चाइना क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया, चाइना इंडिया के सपोर्ट में आ गया। टैरिफ लगाते ही चाइना ने इंडिया का सपोर्ट किया है, टैक्टिकल कन्वर्जेंस। अच्छा, अब इंडिया और चाइना के बीच चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस। मैंने जैसे बताया सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों वो LAC स्टैंड ऑफ है, LAC एस्केलेशन है, और गलवान क्लैश के बाद ये तो और ज़्यादा बढ़ गया और नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन हो रहे हैं लेकिन रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो सबसे बड़ा जो है LAC स्टैंड ऑफ क्या है, अनरिजॉल्व है। इंडिया स्टैंड नॉर्मल सी विदाउट द बॉर्डर। अगर चाइना है क्या दोस्तों, चाइना की जो पॉलिसी रहती है वो हमेशा से रहती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी रहती है। कैसी रहती है दोस्तों, चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी रही है और वो हमेशा से जो जमीन है वो हत्याने पे रहता है। तो वही है, तो क्या है, चाइना अटेम्प्ट टू द सेपरेट बाउंड्री इशूज फ्रॉम द ब्रॉडर रिलेशन इंडिया बैरी। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड है हमेशा से इम्बैलेंस रहा है। क्या हम चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, और हमेशा से क्या रहा है, ट्रेड डेफिसिट में रहा है इंडिया। जब इम्बैलेंस होता है ट्रेड तो हम क्या करते हैं, जब इम्बैलेंस होगा तो सारी चीज़ें क्या है वो चाइना के फेवर में जाती हैं। और अगर हम पोस्ट गलवान की बात करते हैं, गलवान क्लैश कब हुआ, गलवान जो क्लैश हुआ वो 2020 में हुआ। उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट इशू आ गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। अगर हम स्ट्रेटेजिक एंगल देखते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एंगल, इंडिया को क्या है, यूएस और चाइना की जो राइवलरी है उसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। इंडिया ना तो चाइना की तरफ फुली हो सकता और ना यूएस की तरफ फुली हो सकता। इंडिया को एक बीच में बैलेंस बना के रखना होगा अगर इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही से चलाना है। रोल ऑफ SCO एंड ब्रिक्स एज अ अल्टरनेटिव मल्टीलेटरल फोरम है। और अगर हम इंडिया कॉशियस अप्रोच, इंगेजमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सॉवरेंटी, और इंडिया क्या है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सॉवरेंटी दोनों कंट्रीज के साथ इंगेजमेंट बना के रखे अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्हें सही से काम करना है। तो ये हमारा आर्टिकल आज इंडिया और यूएस के ऊपर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल पहले हम देख लेते हैं, हमने ये शुरू में भी बता दिया, ये GS पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीएस पेपर 2 के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, आप इस आर्टिकल को मिस मत करिएगा। और ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उसके आपको एमसीक्यू चाहिए या मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल फीडबैक आईएएस पर जाकर देख सकते हैं, हम उस पर प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक डाल दूंगा कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या मेंस के क्वेश्चन चाहिए। यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको आपको आज की वीडियो में इंक्लूड किया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, 75 लाख वुमेन को 10,000 रुपये बांटे हैं। तो कितना हो गया, 75 लाख रुपए हो गए। 75 लाख कितने हो गए, 75,000 करोड़ रुपए बांटे हैं कितने, 75 लाख वुमेन को। और ये पहला इंस्टॉलमेंट है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अंडर द मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंडर ऐसा हुआ है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर ये हुआ है, कहाँ हुआ है, बिहार के अंदर ये हुआ है। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री ने बांटे। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ये रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री जो योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, उसके अंदर 75,000 रुपये बांटे हैं। सॉरी, 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपए बांटे हैं कितने, 75 लाख वुमेन को। आगे बढ़ें, अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस स्कीम के अंदर ये लॉन्च कब हुई थी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को ये स्कीम मिलेगी, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कितने इंस्टॉलमेंट में ये स्कीम मिलेगी, हम वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 का अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा, हम जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी आर्टिकल मिस नहीं कर रहे हैं, उसमें से सारे आर्टिकल्स को हम ले रहे हैं। तो हमारा जो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जो स्कीम है उसमें है क्या। तो अगर हम बताएं दोस्तों, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था कैबिनेट अप्रूवल से। और पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो सितंबर 27 को होगा। और स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और ये बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बांटे गए। और कवरेज क्या है दोस्तों, 75 लाख वुमेन फर्स्ट फेज में, 75 जो लाख वुमेन है वो इसके अंदर कवर की जाएंगी फर्स्ट फेज में। और इनिशियली डीबीटी क्या है, इनिशियली डीबीटी क्या है, हर वुमेन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे। कैसे होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे। फॉलो अप क्या है, एक्स्ट्रा 2 लाख ग्रांट आफ्टर, 2 लाख ग्रांट दी जाएगी आफ्टर द 6 मंथ परफॉर्मेंस रिव्यू। अब मुझे बताइए इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस स्कीम। आप मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें, जो वुमेन एज हो वो 18 से 60 साल हो, वुमेन की जो एज है वो 18 से 60 साल होनी चाहिए, फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली और नॉन आईटी पेज। उसकी जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, तब वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी की बात करें दोस्तों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से होना चाहिए, नो परमानेंट इनकम, एक तो कोई भी उसकी परमानेंट इनकम नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से होना चाहिए। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जीविका मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। जो जीविका मेंबर्स, जीविका ये एक स्कीम है जो बिहार गवर्नमेंट है उसकी, अगर कोई जीविका मेंबर है वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अनमैरिड ऑर्फन वुमेन ऑल्सो एलिजिबल, जो अनमैरिड ऑर्फन वुमेन है उनको भी इस स्कीम का पार्ट बनाया गया है। नोडल एजेंसी कौन सी है, इस स्कीम की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर मैं बात करूं नोडल एजेंसी, रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है रूरल एरियाज का, अर्बन डिपार्टमेंट जो है वो अर्बन एरियाज का। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम जो लाई गई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था। तो इसका एम क्या है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, और जो वुमेन इकोनॉमिक है, वुमेन्स के जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाना है, और स्ट्रेंथिंग द बिहार इकोनॉमी, बिहार की जो इकोनॉमी है उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम? अगर हम इस स्कीम की सिग्निफिकेंस देखते हैं तो वो क्या है दोस्तों, जो ये जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट वुमेन को मिल रहे हैं डीबीटी के थ्रू, कोई भी उसमें मिडिल मैन नहीं है। क्या है, कोई भी उसमें मिडिल मैन नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, जो बूस्ट किसको मिलेगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मिलेगा, और जीविका के जो मेंबर हैं उनको डायरेक्ट फायदा होगा। बूस्ट एसएचजी नेटवर्क ऑलरेडी सक्सेस इन बिहार। अगर हम जीविका स्कीम की बात करते हैं तो जीविका जो स्कीम है वो ऑलरेडी सक्सेस है बिहार में, तो उनको, उनके जो मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो इंटरप्रेन्योरशिप है उनको इनकरेज मिलेगा। माइक्रो बिजनेस इन रूरल एरिया। सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन कैसे होगा, सोशल इंक्लूजन होगा, प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, पुअरेस्ट को दी जा रही है, विडो को दी जा रही है, ऑर्फन को दी जा रही है। तो ये तीनों चीजें आपने देखी दोस्तों, ये जो स्कीम के अंदर प्रायोरिटी दी जा रही है, पुअरेस्ट को दी जा रही है, विडो को दी जा रही है, और ऑर्फन वुमेन को दी जा रही है। तो क्या है, सोशल इंक्लूजन क्या है, इस स्कीम से बढ़ेगा। अगर हम चैलेंजेस देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, वुमेन के सामने हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। क्यों चैलेंजेज रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेज है, मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 10,000 रुपये ट्रांसफर किए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या 10,000 रुपये जो हैं वो वुमेन के लिए इनफ है? अगर हम बात करें 10,000 मे बी टू लिटिल, बहुत कम होंगे, बट फॉर सस्टेनेबल बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये जो दिए जा रहे हैं वो बिजनेस के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, क्या आप कोई सस्टेनेबल बिजनेस खोल सकते हैं 10,000 रुपये में? आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको 10,000 रुपये दे दिए जाएं तो क्या आप कोई बिजनेस खोल पाएंगे 10,000 रुपये में? मुझे तो नहीं लगता कोई सस्टेनेबल बिजनेस 10,000 में खोल पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पहला। और दूसरा चैलेंज क्या है, रिस्क फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ इंटरप्राइजेज। क्या आप 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वुमेन क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। अगर हम विडो की बात करते हैं, ऑर्फेंज की बात करते हैं, और पुअरेस्ट की बात करते हैं, अगर उनके पास खाना खाने को नहीं होगा, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, तो क्या वो बिजनेस कर पाएंगे? जब तक उनका कंजम्पशन नहीं होगा, जब तक उनके पास खाने को नहीं होगा, क्या वो कर पाएंगे? जब तक हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, हमें उनकी हेल्थ पर पहले खर्च करना चाहिए, उनके एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए, और उनकी हेल्थ पर खर्च करना चाहिए। जब तक हम तीनों चीज़ों पर खर्च नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वुमेन को क्या करना चाहिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे देना चाहिए। मॉनिटरिंग द आउटकम्स में बी वीक, अगर हम इसका आउटकम देखें वो वीक हो सकता है। लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो डेफिनेटली है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, और क्या कहते हैं, जो मार्केट का जो एक्सेस है बहुत लिमिटेड है वुमेन को। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है इसका, वुमेन लेड डेवलपमेंट विजन ऑल्सो सीन G20 एंड लखपति दीदी स्कीम सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन via the DBT can be compared with scheme like PMGP, NRLM, जीविका एंड स्टैंड अप इंडिया। ये हम इससे जो है कंपेयर किया जा रहा है इसको, जो प्रीवियस स्कीम है इससे रिलेटेड, जो स्टैंड अप इंडिया हो गया, या जीविका स्कीम हो गई, या PMEGP हो गया, ये सारी जो स्कीम है वो वुमेन को क्या देती हैं, ग्रांट देती हैं। तो क्या फ़र्क है इनमें, हम यहाँ पर वो डिस्कस करने नहीं वाले हैं। जब हम स्कीम के ऊपर वीडियो लाएंगे तब हम आपको बताएंगे ये जो स्कीम है कैसे डिफरेंट है और स्कीम से। आगे बढ़ें, हमारा आज का थर्ड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल क्या है, थर्ड आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? थर्ड आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जैसे पता होगा जो COP30 होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है, बेलम ब्राज़ील में होने वाली है। उससे पहले क्या है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने NDC सबमिट नहीं किया है, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया NDC सबमिट करने जा रहा है। कहाँ पर,
जो COP30 होने जा रही है ब्राज़ील में। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से NDC इंडिया सबमिट कर रहा है, इंडिया की अचीवमेंट क्या है और इंडिया किन चीज़ों में लैग कर रहा है, हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें हमारा आर्टिकल क्या है, इंडिया विल सबमिट अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अपडेटेड NDC है उनको सबमिट करने जा रहा है। अगर हम इंडिया का करंट NDC देखें जो 2022 में था, इंडिया का जो 2022 में था उसमें अगर हम देखें तो 45% जो रिडक्शन किया जा रहा है, किस में रिडक्शन किया जा रहा है, अगर हम 45% रिडक्शन देखें इमिशन इंटेंसिटी, जो इमिशन इंटेंसिटी है उसमें 45% रिडक्शन किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। अगर 2005 से वो 2030 तक 45% जो कार्बन इमिशन जो इंटेंसिटी है उसमें 45% रिडक्शन किया जाएगा। अगर हम दूसरा देखें, जो दूसरा हमारा NDC था वो क्या था, जो 50% क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, जो 50% जो हम जो भी इंस्टॉल करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए। कब तक होना चाहिए था? 2030 तक। लेकिन क्या दोस्तों, हमने इसको अचीव कर लिया, हमने इसको 2023 में ही अचीव कर लिया। 50% जो 50% क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। अगर हम कार्बन सिंक की बात करते हैं, कार्बन सिंक 2 से 3 बिलियन टन तक करना है। कितना हमें कार्बन सिंक बनाना है? 2 से 3 बिलियन टन। कब तक बनाना है? 2030 तक बनाना है। और इंडिया ने प्रोग्रेस क्या की है, मैंने आपको ये NDC बताए कि इंडिया ने ये NDC सेट किए थे 2022 में, लेकिन क्या इंडिया इस टारगेट को अचीव कर पाया? अगर हम बात करते हैं कार्बन इमिशन जो इंटेंसिटी है जो 45% करनी है 2030 तक, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2025 से 2019 की, तो इंडिया ने 33% जो कार्बन इमिशन इंटेंसिटी है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया। हमें कितना करना है? 45% करना है 2030 तक। अभी हमारे पास कितने 5 साल बचे हैं। हम 5 साल में क्या अचीव कर पाएंगे 45% इंटेंसिटी? डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 5 साल हैं। ऑलरेडी हमने 33% रिडक्शन कर दिया है कार्बन इमिशन इंटेंसिटी। और मैंने जैसे बताया 50% जो पावर कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से इंडिया ने अचीव कर लिया। कहाँ हमने टारगेट क्या रखा था? हमने टारगेट रखा था 2030 का, हमने कब अचीव कर लिया? 2023 में ही अचीव कर लिया। इंडिया कार्बन मार्केट की बात करते हैं, ऑपरेशनल बाय 2026, 13 सेक्टर विद इमिशन इंटेंसिटी टारगेट। अब इंडिया का जो कार्बन मार्केट है वो भी ऑपरेशनलाइज होने वाला है। अपडेटेड NDC, अगर हम अपडेटेड NDC की बात करते हैं, क्या क्या अपडेटेड NDC है? जो NDC 3.0 फॉर 2035, क्या अगर हम COP30 कहाँ होने वाला है? नवंबर 2025 में होने वाला है, ब्राज़ील में होने जा रहा है। बेलम एक जगह है वहाँ पर होने जा रहा है। उसमें फोकस एरिया कौन कौन से होंगे? अगर हम ब्राज़ील में जो COP30 होने वाला है उसमें फोकस एरिया कौन कौन से होंगे, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हायर एनर्जी इफिशिएंसी होगा और न्यू कार्बन मार्केट होगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो 2015 में हुआ था। और उसके अंदर इवन इफ NDC, अगर मान लीजिए सारी NDC क्या हो जाती हैं, अचीव कर लेते हैं सारी, फिर भी क्या है, वर्ल्ड कितने पे होगा? 3 डिग्री सेल्सियस पे होगा जो ग्लोबल वार्मिंग, और हमें कितना करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है। अगर सारी NDC भी अचीव कर लेते हैं फिर भी हम जो ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर जो हमने सेट किया है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, 90% कट बाय द 2014 रिलेटिव टू द 1990, 2035 टारगेट एक्सपेक्टेड सून। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, 62 से 70% कट बाई 2035 रिलेटिव टू द 2005। अगर हम ब्राज़ील COP30 की बात करते हैं
तो विल रिव्यू वाई पास्ट एनडीसी अंडर परफॉर्म्ड। इंडिया स्ट्रेंथ क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम इंडिया की स्ट्रेंथ, मैंने बताया जैसे क्या वो जो करंट कमिटमेंट हैं वो इंडिया के क्या है, वो ट्रैक पर है। मैंने जैसे बताया जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जितना हमें कितना करना था, नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% करना था, वो हम अचीव कर चुके हैं। और इंटेंसिटी की बात करते हैं, हमने 33% अचीव किया है और हमारा टारगेट 2030 है। और 2030 में जो 45% हमें कार्बन इमिशन इंटेंसिटी करनी है वो हम अचीव कर लेंगे। तो इंडिया क्या है, इंडिया ट्रैक पे है और स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल पुश पे है इंडिया। देखो अगर हम सोलर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, इन पर फोकस कर रहा है। प्रो पुअर स्टांस, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डेवलप नेशन, इक्विटी प्रिंसिपल। चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया के सामने अगर हम बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें पर कैपिटा इमिशन क्या है, वो अभी भी राइज कर रहा है। जो कार्बन इमिशन है वो पर कैपिटा राइज कर रहा है। हाई कोल डिपेंडेंसी है इंडिया की, क्या है, कोल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जो 70% जो पावर जनरेशन प्लांट हैं वो भी अभी कोल के हैं, क्या है, कोल के हैं। और वीक इन्फोर्समेंट ऑफ द कार्बन मार्केट। अगर हम स्ट्रेटेजिक एंगल देखें, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एंगल, आप मुझे कमेंट में बताइए इसके स्ट्रेटेजिक एंगल क्या हो सकते हैं। क्लाइमेट फिनांस एंड टेक ट्रांसफर रिमेन द की डिमांड। इंडिया COP30 को यूज कर सकती है प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगर हम एनडीसी अपडेट्स की बात करते हैं, इंडिया बैलेंसिंग द डेवलपमेंट नीड्स वर्सेस द ग्लोबल क्लाइमेट प्रेशर। चलिए आगे बढ़े। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल जो है वो दोस्तों वो टी के ऊपर है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया टी को कितना प्रोडक्शन कर रही है और कितना एक्सपोर्ट करती है। क्या जो हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा कंज्यूम कर ले रहे हैं या कुछ बच रहा है। हम कौन सी रैंक पर आते हैं अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे नंबर 1 कौन है, क्या इंडिया ही नंबर 1 है। सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आर्टिकल है ह्यूज स्कोप है हमारा टी सेक्टर में। अगर हम टी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का बहुत ह्यूज क्या है। अगर हम ग्लोबल टी आउटपुट देखें तो ग्लोबल जो टी प्रोडक्शन है या टी आउटपुट निकल रहा है वो कितना है दोस्तों, 7074 बिलियन किलो। कितना, 7074 बिलियन किलो। और ग्लोबल कंजम्पशन कितना है, 6.97 बिलियन किलो है। हम 7000 तो वो कर रहे हैं लेकिन 6000 समथिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिया का रोल कितना, इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया उसमें कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 1.303 बिलियन किलो। कितना, 1.30 बिलियन किलो। और ये सेकंड लार्जेस्ट है। कंज्यूमर्स की बात करते हैं 1.22 बिलियन किलो, ये भी सेकंड लार्जेस्ट है। हम कंज्यूम भी सेकंड लार्जेस्ट है और प्रोडक्शन भी सेकंड लार्जेस्ट है। एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, 255 मिलियन किलो। और जो 800 मिलियन का, 800 मिलियन डॉलर का, और ये थर्ड लार्जेस्ट है। कंपैरिजन करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो टी का प्रोडक्शन करती है वो है केन्या। केन्या जो है मेजर एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स टी। चाइना जो है लार्ज प्रोड्यूसर है बट मोस्टली डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है। श्रीलंका एक्सपोर्टेड 245 मिलियन किलो अर्न 1.5 बिलियन, हायर वैल्यू डिस्पाइट द लेस क्वांटिटी। मतलब इंडिया से ज़्यादा इसकी वैल्यू है जबकि उसके पास लेस क्वांटिटी है। वो कितना कर रही है, 245 मिलियन किलो क्या है वो एक्सपोर्ट कर रही है। और इंडिया कितना कर रही है, 255 मिलियन किलो एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन इंडिया की वैल्यू कितनी है, 800 मिलियन डॉलर है। अगर हम इसकी श्रीलंका की बात करते हैं तो 1.4 बिलियन डॉलर है। इसका रीजन क्या है, कि हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी हमें वैल्यू कम मिल रही है, फिर भी हमें पैसे कम मिल रहे हैं। चाइना वो सॉरी श्रीलंका कम कर रही है लेकिन उसको फिर भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। पर कैपिटा टी कंजम्पशन, अगर हम पर कैपिटा टी कंजम्पशन देखें, इंडिया का पर कैपिटा टी कंजम्पशन कितना है, 840 ग्राम पर ईयर। कितना, 840 ग्राम पर ईयर। और टर्की का कितना है, 3 किलो पर ईयर। ये हाईएस्ट है। टर्की क्या है, सबसे ज़्यादा
जो टी का कंजम्पशन कर रहा है। स्कोप की बात करते हैं, व्हाट आर द स्कोप। अगर मान लीजिए अगर पर कैपिटा जो टी का कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाता है तो इंडिया कुड एब्जॉर्ब ऑल इट्स ओन टी। तो मगर टी का हो रहा है तो जितना इंडिया प्रोडक्शन कर रही है सारा टी क्या है खुद इंडिया कंज्यूम कर लेगी, सारी टी खुद कंज्यूम कर लेगी अगर टी का पर कैपिटा टी इंक्रीज हो जाता है। फोकस हमें किन किन चीज़ों पे करना चाहिए, क्वालिटी पे करना चाहिए, ब्रांडिंग पे करना चाहिए और न्यू मार्केट पे करना चाहिए, जैसे अफ्रीका हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारी। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमारा जो लार्ज प्रोडक्शन बेस है, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट है हम पूरे वर्ल्ड में जो टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं आफ्टर केन्या। ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट द ग्लोबल वॉलेटिलिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन है, चाय इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम पोटेंशियल फॉर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक टी की बात करते हैं, स्पेशलिटी ब्लेंड की बात करते हैं और ब्रांडिंग की बात करते हैं। अगर हम वीकनेस देखें तो वीकनेस क्या है दोस्तों, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लो है। हम मैंने जैसे बताया हम जो एक्सपोर्ट क्या है वो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वैल्यू जो है कम आ रही है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं वो एक्सपोर्ट कम कर रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है श्रीलंका की जो टी है उसकी ब्रांडिंग की जाती है, तो वर्सेस द क्वालिटी एंड ब्रांडिंग गैप। जो श्रीलंकन टी है और जो इंडिया की टी है उसमें ब्रांडिंग का और किसका गैप है, क्वालिटी का गैप है, क्वालिटी और ब्रांडिंग का गैप है। इसलिए इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है लेकिन वैल्यू कम आ रही है, चाहे वो श्रीलंका कम एक्सपोर्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही है। उसका सबसे बड़ा है ब्रांडिंग एंड क्वालिटी का। स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स हैं वो फेस कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी एंड जो मार्केटिंग इशू है वो फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है, असम फ्लड्स की बात करते हैं, दार्जिलिंग क्वालिटी जो है डिक्लाइन हो गई है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि श्रीलंका की जो टी है वो बेहतर है इंडिया से, उसकी ब्रांडिंग वैल्यू ज़्यादा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगर हम एक्सप्लोर करें न्यू एक्सपोर्ट मार्केट, हमें कौन कौन से एक्सपोर्ट, जैसे अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। प्रीमियम टी हो गई, जैसे हो गई दार्जिलिंग, जो प्रीमियम टी है दार्जिलिंग उसको क्या है जीआई टैग दिया गया है, जिससे क्या है दार्जिलिंग टी जो है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। क्या मिला है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है। राइजिंग डोमेस्टिक मिडिल क्लास रेडी टू पे द फॉर क्वालिटी। अगर हम थ्रेड्स की बात करते हैं कि जो टी सेक्टर है उसके लिए थ्रेड्स क्या है, उसके लिए जो थ्रेड्स है कंपटीशन फ्रॉम केन्या, श्रीलंका एंड चाइना। ये जो तीन कंट्रीज हैं इनसे इंडिया का सीधा कंपटीशन है। डिक्लाइनिंग द ग्लोबल प्राइसेस ड्यू टू द ओवर सप्लाई और लेबर इशू इन द प्लांटेशन, लेबर इशू द प्लांटेशन। तो मैंने आपको टी सेक्टर्स के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है और हमारा हमने इसको फैक्ट्स में भी देखने की कोशिश की कि प्रोडक्शन कितना है और इंडिया का एक्सपोर्ट कितना कर रही है, एक्सपोर्ट कर भी रही है तो कितनी वैल्यू आ रही है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। Thank you guys, stay happy, stay learning and stay focused और see you next video.